आज मैं आपके समक्ष फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं और इस बार मैं जिस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया था उसी टॉपिक के आगे मैं बताने जा रहा हूं। टॉपिक था केस। केस में मैंने बताया था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस एंड हाउ कैन यू डिस्क्राइब ऑल द काइंड्स ऑफ केस that you may use all the kinds of case in the sentence। तो केस का काइंड्स मैंने बताया था कि केस 4 प्रकार के होते हैं और ये 4 प्रकार के जो केस हैं उनका नाम है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। आज मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन की बात अगर किया जाए, अगर नाउन की बात किया जाए, जैसे सपोज राम टीचर्स मोहन, यहां पे आप देख रहे हैं कि दिस वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन यूज हुआ है। यहां प्रोनाउन भी यूज हो सकता है और इसी नाउन को या इसी प्रोनाउन को हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा ही टीचर्स मी, यहां पे ही सब्जेक्ट है एंड मी ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ही जो है ये प्रोनाउन है या ये मी जो है प्रोनाउन है। तो ही का यूज सब्जेक्ट के प्लेस पर हुआ है, इसीलिए सब्जेक्ट के प्लेस पर होने वाले प्रोनाउन का यूज नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जस्ट लाइक अगर मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, जैसे सपोज आप यहां ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यहां पे नाउन यूज हुआ है, नाउन यूज हो सकता है। यहां पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो नाउन यूज होता है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो प्रोनाउन यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। इस तरह से आप ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के प्लेस पर जो नाउन या जो प्रोनाउन यूज होता है वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो नाउन या जो प्रोनाउन यूज होता है वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। सपोज मैं बता रहा हूं, एक चार्ट में दिखा रहा हूं कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई का आई नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। उसी तरह से वी नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। उसी तरह से यू नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। उसी तरह से प्लूरल फॉर्म में भी सेम टू सेम नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इस तरह से ये जो चार्ट मैंने बनाया ये एक्चुअली
एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नॉमिनेटिव केस दैट मीन सब्जेक्ट के प्लेस पर जो नाउन प्रोनाउन यूज होता है, जो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे होता है, उसी का ऑब्जेक्टिव केस इस तरह से आई का मी, विकास, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। इस तरह से हम लोग हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि जब भी सेंटेंस को कंपोज करते हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पर हमेशा यही वर्ड आएगा प्रोनाउन के रूप में, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमेशा यही वर्ड्स आएंगे। इसलिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में अंतर क्या है। दैट्स ऑल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉजेसिव केस क्या है। पॉजेसिव केस की बात कर रहा हूं। पॉजेसिव केस का डिफिनेशन write down that word or symbol is called possessive case which shows the relation between two words, between two words. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं राम बाईसाइकिल, सीताज डॉल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, द लेग ऑफ चेयर। अब एक बच्चों में एक प्रॉब्लम क्या आता है कि एपोस्ट्रॉफ एस या केवल एपोस्ट्रॉफ या फिर ऑफ का यूज कैसे होता है। दैट मीन्स हाउ कैन वी यूज सच टाइप ऑफ दिस सिंबल ऑफ एंड वर्ड यूज इन द सेंटेंस। एपोस्ट्रॉफ एस, एपोस्ट्रॉफ एंड ऑफ। तो इसके यूज करने का सिस्टम मैं अभी आपको बता रहा हूं। लिविंग नाउन, लिविंग नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो फिर हम एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करेंगे। अगर लिविंग नाउन हो और प्लूरल फॉर्म हो बट एस या ई एस से नहीं बना हो, एस या ई एस से नहीं बना हो, तो हम लोग फिर भी एपोस्ट्रॉफ एस ही यूज करेंगे। दूसरी बात, अगर लिविंग नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और वह प्लूरल एस या ई एस के सहारे बना हो तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी का ही केवल यूज करेंगे।
जैसे आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने बॉयज ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, जो एस के सहारे प्लूरल बना है, उसमें मैंने केवल एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग कर दिया है। जैसे आप देखें, गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म बना है एस के सहारे, इसीलिए मैंने केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज किया है। इस तरह से लिविंग नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में हो और वो एस या ईएस के सहारे प्लूरल नहीं बना हो, तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। सपोज चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रन, इसमें एपोस्ट्रॉफी लगेगा क्योंकि ये एस या एस के सहारे प्लूरल नहीं बना है, इसलिए ये हो जाएगा चिल्ड्रंस पार्क। तो इसमें मैंने एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है। बट यहां बॉयज एंड गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, एस या ईएस के सहारे प्लूरल फॉर्म बना है, इसलिए हमने केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज किया है। इसमें मैंने यूज किया है ऑफ का, द लेग ऑफ चेयर। नॉन लिविंग थिंग में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे सपोज मैं लिख रहा हूं द विंडो ऑफ दिस रूम, यहां पर दिस रूम और विंडो के साथ हमने ऑफ का यूज किया है, और ये हमेशा अपोजिट चलता है। जिस तरह से हिंदी का वर्ड चलेगा उसका ठीक अपोजिट वर्ड में ऑफ का यूज होगा। जैसे सपोज मैंने लिखा इस कमरे की खिड़की। अब आप ध्यान से देखो, मैंने लिखा इस कमरे नंबर 1 की नंबर 2 एंड खिड़की नंबर 3। अब आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने ये जो लिखा है इस कमरे की खिड़की, यहां पे मैंने इस कमरे को 1 माना, की को 2 माना एंड खिड़की को 3 माना। तो खिड़की को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विंडो नंबर 3, यानी तीसरे नंबर का वर्ड सबसे पहले लिखूंगा। दूसरे नंबर का वर्ड है ऑफ, यानी 3, 2 एंड 1, दिस रूम। अब आप यहां ध्यान से देखो, मैंने ऑफ के पहले विंडो लगाया है, 3, 2, 1 अपोजिट। अब इस ऑफ के पहले जब भी कोई भी नाउन यूज होता है, हमेशा याद रखेंगे कि ऑफ के पहले जब भी कोई भी नाउन का यूज होता है, चाहे वो मटेरियल नाउन ही क्यों ना हो, उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। इसलिए हम इसे लिखेंगे द विंडो ऑफ दिस रूम। लेकिन इसमें जब एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग जैसे हिंदी में होता है वैसे हम लोग इंग्लिश में भी उसी सिस्टम से लिखते हैं। जैसे राम की साइकिल, अब मैंने राम की साइकिल लिखा, राम 1 की 2 और साइकिल 3। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा राम नंबर 1 की एपोस्ट्रोफी एस एंड साइकिल, दैट मीन्स बाईसाइकिल, यानी राम्स बाईसाइकिल। तो ये जैसे हिंदी का वर्ड को अरेंज किया गया है, उसी तरह से इंग्लिश वर्ड को भी हम लोग अरेंज कर देते हैं। बट जब ऑफ की बात आती है तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हिंदी में लेकर जाते हैं 1, 2, 3, लेकिन इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है 3, 2, 1। तो इस तरह से हम लोग ऑफ का यूज करते हैं द विंडो ऑफ दिस रूम। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एपोस्ट्रोफी एस लिविंग नाउन के साथ लगता है सिंगुलर फॉर्म में, और वैसे लिविंग नाउन के प्लूरल फॉर्म में भी लगता है जो एस या ईएस के सहारे नहीं बनता है। दोनों स्थिति में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। बट अगर जो प्लूरल फॉर्म एस या ईएस के सहारे बनता है उसमें केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, और जब नॉन लिविंग थिंग का यूज करते हैं तो हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। इस तरह से हमारा पोसेसिव केस को यूज करने का ये सिस्टम क्लियर हो गया। अब मैं एक बात और बता दूं, अगर दो अलग अलग वर्ड्स दिया गया है, जैसे सपोज
आप यहां ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा राम एंड सीता और चिल्ड्रेन, यहां पे आप ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ लास्ट टर्म में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, राम एंड सीताज चिल्ड्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि राम और सीता दोनों के ही बच्चे सेम हैं, क्योंकि राम और सीता का रिलेशन है, इसीलिए बच्चे सेम है। अगर मैं लिखता हूं राम्स एंड सीताज चिल्ड्रेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम के बच्चे अलग हैं और सीता के बच्चे अलग हैं, यानी राम और सीता के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बट यहां राम और सीता के साथ रिलेशन है, इसलिए उनके बच्चे सेम हैं। इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस के बारे में आपको ये क्लियर हो गया कि जब हम लोग एक लास्ट वर्ड में केवल सिंगल एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो वह रिलेशन को शो करेगा, बट अगर हम दोनों वर्ड में सेपरेटली एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो वह सेपरेट, यानी राम के बच्चे अलग और सीता के बच्चे अलग शो किए जाएंगे। दैट्स ऑल। आज का वीडियो मैं यही फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं वोकेटिव केस के बारे में आपको बताऊंगा, और मेरे रिस्पेक्टेड पर्सन्स जो भी हमें देख रहे हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे ताकि मेरा हौसला बना रहे। दैट्स ऑल।